हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सीएससी विद अस ग्रुप में। अ, ये जो वीडियो है मैं बेसिकली पूरा एथिक्स को डेडिकेट करने वाला हूँ। इसकी सीरीज में चलाऊंगा एथिक्स की, जिससे जो बच्चे हैं मेंस के, है ना, जो इस साल के एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 का, उसको काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर हम लोग सारे के सारे पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे विद टॉपिक वाइज विद सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। गाइस, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना आप लोग, एथिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से ही निकलेगा। ठीक है, ये मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एथिक्स के अंदर पीवाईक्यू ही है जो हमें मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, हम लोग जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं वो टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ हमारी मसल्स मेमोरी बनाने में मदद करते हैं। तो टेस्ट तो देना ही है, लेकिन सबसे जो मस्ट कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, वो है आपको पीवाईक्यू करना पड़ेगा। और ना सिर्फ देखना पड़ेगा, उसके आंसर्स लिखने पड़ेंगे, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, कैसे उन्होंने सवाल पूछे हैं और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ तक की मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपके पास हिम्मत बचती है या समय बचता है, तब जाके आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। तो यही चीज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। हम लोग जो है यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने से पहले मैं आपको मेरा मोटिवेशन बताना चाहता हूँ। एक मैंने छोटा सा ग्रुप बनाया था, सीएससी विद अस व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, जहाँ पे 50 बच्चे हैं और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है। जैसे इनका जो परफॉर्मेंस है इस साल का, जो यूपीएससी प्रीलिम 2026, इनफैक्ट वेरी अनप्रेडिक्टेबल पेपर होने के बावजूद इनकी जो जीएस की परफॉर्मेंस है गाइस, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट देम। ठीक है, उन्होंने सीरियसली बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैं हर दिन उन लोगों को टारगेट देता था। ठीक है, हर दिन उन लोगों को मैं मॉनिटर करता था कि आज कहाँ तक पहुँचे हो, क्यों टारगेट नहीं किया है, क्या तुम लोग सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो। तो ये एक मोटिवेशन है जो कि थैंकफुल के मैसेजेस है। और इन्होंने ही मुझे कहा है कि भैया ऐसी हेल्पफुल बहुत सारे बच्चों को नीड है, तो काइंडली हो सके तो आप यूट्यूब पे भी आ जाओ, है ना। तो यही इन लोगों को मैं डेडिकेट करता हूँ। ये जो मैं अपना एथिक्स के साथ जो पेपर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, पीवाईक्यू का जो एनालिसिस करूंगा, एंड सीरियसली गाइस इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। बस शर्त एक है कि आप लोग बस इस चीज को फॉलो करना। सिर्फ सुन के कुछ नहीं होने वाला, एक छोटी सी डायरी रखना अपने पास, जितने भी इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ काइंडली उसे नोट करते रहना। सीरियसली गाइस, आपको 120 प्लस एथिक्स के अंदर लाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये सिलेबस है, आज हम जो है इस सिलेबस को डिकोड करेंगे, है ना। ये वाले जो पोर्शन को है वो डिकोड करेंगे आगे जाके, और यहीं पे आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बना लेंगे कि अगर आएगा तो कैसे आएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाने से क्या फायदा होगा गाइस, आप लोगों के पास एक वे होगा कि मेरे को किस तरह से पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर फिर उसके बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो रिकॉलिंग के ऊपर। रिकॉलिंग करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, रिकॉलिंग करना इसलिए ज़रूरी है, इससे आपका मसल पावर बनता है। ठीक है, मसल पावर बोलो या फिर मसल मेमोरी बोलो गाइस, है ना। जो आप मतलब आपको वहाँ पे सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सभी जानते हैं कि एथिक्स के पेपर की जो सबसे बड़ा हर्डल है या ऑब्स्टेकल है वो क्या है, पेपर जो है वो लेंदी होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। काइंडली वॉच इट वेरी सिंसियरली अलॉन्ग विथ सीरियसनेस ऑल्सो। आज हम ये टॉपिक को जो है वो डिकोड करते हैं गाइस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम बात करेंगे गाइस ह्यूमन वैल्यूज, है ना, लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। गाइस, एक बात आप लोगों को खास ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन को जो है ना, सिलेबस से साथ लिंक करना पड़ेगा। ऐसा क्यों गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जैसे कहते हैं ना,
काफ़ी टीचर्स लोग कहते हैं कि भाई डिमांड को हिट करो, इंट्रोडक्शन के अंदर ही डिमांड को हिट करो। आप इंट्रोडक्शन में डिमांड को तभी हिट कर पाओगे जब आप क्वेश्चन से पहचान लोगे कि वो किस सिलेबस से आया हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए सिलेबस को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो उसको हमेशा सिलेबस के साथ लिंक करना, क्योंकि वहीं पे आप डिमांड हिट कर पाओगे। ठीक है, मैंने काफ़ी टीचर्स को देखा है गाइस, हमें ये नहीं बताते हैं, बस ये आके बोल देते हैं डिमांड हिट करो, डिमांड हिट करो। अरे भैया हमें ये तो बताओ कि डिमांड हिट करे तो कैसे करे। ठीक है, तो डिमांड कैसे हिट कर सकते हैं, आप सिलेबस के साथ लिंक कर दो, या फिर वो जो क्वेश्चन पूछा है तो कंटेक्चुअली क्यों हुआ है ना, आप उसमें कंटेक्स्ट दो, लेकिन कंटेक्स्ट के साथ आपको उसको अपने जो सिलेबस है, एथिक्स का जो सिलेबस है उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलरली अपन लोग यहाँ पर देखेंगे। और दूसरी चीज, इस सिलेबस से हमें और क्या समझ में आता है, इस सिलेबस से हमें यह समझ में आता है कि कैसे ह्यूमन वैल्यूज और सोशलाइजेशन लिंक है। देखो, रोल ऑफ फैमिली की बात कर रहा है, सोसाइटी की बात कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनकलकेटिंग और डेवलपिंग द ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, सिमिलरली द ideals or the principles है ना, followed by the reformer or the administrator play very important role in human values। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का अपने को खास ध्यान रखना है गाइस। और आगे काफ़ी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि हमें ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे डेवलप करनी चाहिए, एटीट्यूड कैसे डेवलप करना चाहिए, यही सारे आंसर्स होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग द PYQs है ना। लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस, वी आर विटनेसिंग इंक्रीजिंग इंस्टेंट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमन। गाइस, जब भी आप सेक्सुअल वायलेंस देख रहे हो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिग्रेडेशन या फिर ड्यू टू क्या बोले कि ह्यूमन वैल्यूज की जो डिग्री है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो टॉपिक है वो कहाँ से आया होगा, वो ह्यूमन वैल्यूज से आया होगा। ठीक है, वो सोशलाइजेशन अच्छा नहीं है उसके कारण आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को लिंक करना है गाइस। तो वी आर विटनेसिंग इंक्रीजिंग इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द कंट्री despite existing legal provisions against it. The number of such incident is on rise। मतलब कह रहा है कि आपके पास लीगल प्रोविजंस बहुत सारे हैं, उसके बावजूद भी ये जो चीज़ है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है गाइस, आप लोगों को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बात थी वो आप लोगों को याद होगी, अपने लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है। ठीक है, उन्होंने यही कहा था कि अगर गुड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन तभी बन पाएगा जब इसके जो पालन करता है, जो इसको पालन करेंगे है ना, वो अच्छे लोग हो, वो गुड हो, है ना। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से डेमोक्रेसी या फिर इसका पालन अच्छे से होगा, वो इंश्योर नहीं करेगा। तो यही सिमिलर चीजें बोली हुई है। तो अपने को इस क्वेश्चन के अंदर कुछ लीगल प्रोविजंस भी बताने पड़ेंगे, और ये लीगल प्रोविजंस होने के बावजूद भी ये राइज कर रहा है, उसकी वजह भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली बोला है सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स टू टैकल दिस मिना। ठीक है, अब एक बात सुनो गाइस, हम लोगों को सिलेबस देख के ही समझ में आ गया था कि भैया ये तो जो है मेजर्स तो पूछेगा ही पूछेगा जब भी ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आए। देखो यहाँ पर तो इन्होंने पूछा है कि सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके 2026 में या आगे आने वाले मेंस के अंदर ऐसा सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा कि आपको अपना वे फॉरवर्ड देना अनिवार्य होगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ से हमें समझना है कि कहीं ना कहीं वे फॉरवर्ड की बात हो रही है। आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट द वुमन देखा कि कैसे ह्यूमन वैल्यू से ये टॉपिक लिंक करना है हमें। ठीक है, फिर लीगल प्रोविजंस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से लीगल प्रोविजंस है, और डिस्पाइट वो होने के बाद भी ऐसी चीजें क्यों हो रही है गाइस। ठीक है, तो इसमें जब आप आंसर लिखोगे तो प्रायोरिटी ऑफ पॉइंट्स का मैटर करेगा। ऐसे नहीं कि आप पहले ही पॉइंट लिख दोगे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में गैप है। ठीक है, वो सारी जो पॉलिटी की बातें करते हैं वो यहाँ पे बातें नहीं कर सकते, प्रायोरिटी में नहीं कर सकते।
तीसरे या चौथे पॉइंट में आपको जाके आप आराम से बातें करो उनकी, लेकिन इससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी ह्यूमन वैल्यूज की, हमें बात करनी पड़ेगी सोशलाइजेशन की, ठीक है, हमें उन आइडियल्स की बात करनी पड़ेगी जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ओके, तो ये सब चीजों का गाइस ध्यान रखना है आप लोगों को, कौन से पॉइंट की प्रायोरिटी है वो सब यहीं पे मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को इससे सिलेबस से जो है वो लिंक करके बताया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अभी हम लोग इसका जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीचे बनाएंगे, एक बार सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन इज नॉट एन इंजंक्शन, it is an effective and pervasive tool for all round development of an individual and social transformation. Examine the new education policy in the light of the above statement. मतलब इसने बोला है कि भाई एजुकेशन जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है, उससे आपका जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, और वहीं पे ऑल राउंड डेवलपमेंट किसका होगा, इंडिविजुअल का होगा, और वहीं पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है भैया, ये मुझे समझ में आ गया कि दो हेडिंग जो है वो बनेगी। अब उस हेडिंग के अंदर अपने को सब पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सब पॉइंट्स, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सब पॉइंट्स, और कैसे वो आपको डेवलपमेंट करवाएगा इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का, कैसे वो डेवलपमेंट करवाएगा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि एजुकेशन जब आप लोग देख लोगे या टॉपिक आपको दिख जाए एजुकेशन, तो चुपचाप सोचना कि भैया ये जो है कहाँ से आया है, ये आया है सेकंड वाले टॉपिक से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब ये वाला आया है सोशलाइजेशन से, ठीक है। तो ये चीज का खास आप लोगों को ध्यान रखना है गाइस, और कैसे ये अप्रोच करना है वो आप लोग अगर चाहते हो तो भाई मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, सीएससी विद अस, वेयर वी विल डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PYQ को का एनालिसिस करना है, और वो कैसे सिलेबस से लिंक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं गाइस यही कहना चाहता हूँ, अंधाधुंध सिर्फ टेस्ट के ऊपर मत चले जाना, पहले आप PYQ को सॉल्व करना, उसको समझना, उसके बाद आप लोग टेस्ट लिखना चालू करना, ठीक है। वहां से कुछ नहीं सीखना है जब तक आप PYQ नहीं करोगे, क्योंकि आपने कितने भी टॉपर्स हो गए होगे गाइस, आपने यही सुना होगा जो एथिक्स है सिर्फ और सिर्फ PYQ से भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझने की जरूरी है। तो कैसे एजुकेशन जो है एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है, कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, बस यहाँ पर यूपीएससी खेला है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इससे लिंक करना है अपने को, ठीक है। वो कैसे लिंक करना है, आसान है, आपको ये दो हेडिंग बनानी है, और उस हेडिंग के जो सब पॉइंट्स हो गए, ठीक है, उसमें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो फीचर्स है वो आपको लिखने हैं, और वो उस फीचर से आपको बताना है कि कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशन, यहाँ से आप लोग लिंक कर पा रहे हैं कि कैसे वो सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट से आया है। सिमिलरली गाइस, ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, ठीक है, दोज एंडोर्ड विद इट मे परफॉर्म वेरी गुड और वेरी बैड। अब गाइस सुनो, इसने यहाँ पर दोनों चीजों की बात करी है कि भाई वेरी गुड भी हो सकता है, वेरी बैड भी हो सकता है, ठीक है। ऑल डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल विच डायरेक्ट देम, नेपोलियन बोनापार्टी। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये किसी हाई फाई बंदे ने बोला होगा ये वाली बात, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेकंड पार्ट वाले सिलेबस से आया हुआ है, रिफॉर्मर के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो बात लिखी हुई थी उससे ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल विच डायरेक्ट देम, नेपोलियन बोनापार्टी ने बात कही थी। अब आपको एग्जाम्पल सेट करने हैं, मेंशन द रूलर्स। अब आपको एग्जाम्पल किसके सेट करने हैं, आपको रूलर्स के एग्जाम्पल सेट करने हैं गाइस। यहीं पे अपने को समझ में आता है कि हाउ हिस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग एथिक्स आंसर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो भी एग्जांपल देने हैं रूलर को मेंशन करना पड़ेगा, तो वो वाले रूलर मेंशन करो हु हैव हार्म सोसाइटी एंड कंट्री, मतलब ग्रेट एम्बिशन था उस रूलर के पास, ग्रेट कैरेक्टर भी था, लेकिन उसने वेरी बैड एक्ट किया था, उस वाले रूलर के आप लोगों को नाम लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, सब पॉइंट वाइज। और फिर सेकंड वाला हु वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, और यहाँ पे वो रूलर के नाम लिखने पड़ेंगे जो कि कर रहे थे वेरी गुड काम, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखना है गाइस कि कैसे ये सवाल जो है दोनों पार्ट, इसी को बोलते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन, दोनों पार्ट को कवर करना है, और कैसे ग्रेट लीडर्स आप लोगों को तैयार करके जाना है। डिस्कस महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ 7 सीन्स गाइस। आप लोगों को 7 सीन्स महात्मा गांधी जी के याद होने ही करने पड़ेंगे, और अदर आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। जितने भी ग्रेट लीडर्स है गाइस, जो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बताऊंगा, बस अगर उतने भी लीडर्स करके चले जाओगे तो आपका काम जो है आराम से बन जाएगा। लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है गाइस
कि जो रिफॉर्मर पढ़ा रहा हूँ उसके आपको फीचर्स एक एक याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा जो ग्रुप है उसमें यही डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे याद करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादातर मैं आप लोगों को ट्रिक्स प्रोवाइड कर देता हूँ गाइस, लगभग सारे कंसेप्ट की जो ट्रिक्स है मेरे पास जितनी भी अवेलेबल होती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो उससे आसानी हो जाती है चीज़ें याद करने की। व्हाट आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इन इक्वलिटी। ओके भैया, समझ में आ गया। जब भी जेंडर इन इक्वलिटी की बात होगी मुझे समझ में आ जाएगा कि वो किसकी बात होगी, वैल्यूज के डिग्रेडेशन की बात होगी, क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका था और जेंडर इन इक्वलिटी के ऊपर भी आ चुका है। तो यहीं पे आपको इंट्रोडक्शन पे हिट करना है कि कैसे ह्यूमन वैल्यूज के कारण जेंडर इन इक्वलिटी आ रही है। फिर बात करिए डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले। गाइस ये पहली बार सवाल नहीं आया है सावित्री बाई फुले। ठीक है, जब ये 2020 में हुआ था मेरे को अभी भी याद है, लोग हो हल्ला मचा दिए थे कि यार ये कहाँ से आ गया, कोई टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं था। ऐसी कुछ नहीं है गाइस, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है सावित्री बाई फुले के ऊपर, तो अब अपने को ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, कैसे महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कैसे सावित्री बाई फुले पर क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन गाइस इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करके गए हो तो। ठीक है, व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट टुडे। गाइस आप एक चीज का और ध्यान रखो कि कैसे वो रेलेवेंट टुडे, ये वाला एस्पेक्ट पूछा जा रहा है। तो इससे भैया हमें क्या सोचना चाहिए, इससे आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, जब भी कोई क्वेश्चन आता है कोई थिंकर के ऊपर, तो आप कोशिश करो उसके कंक्लूजन से पहले मोस्ट रेलेवेंट टुडे डाल दो या कंटेम्पररी रेलेवेंस डाल दो। भैया ये करना सही रहेगा? हाँ जी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके ऊपर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूपीएससी वालों की डिमांड है कि बच्चा ये चीज भी लिखे। तो मान लो अगर देखो ये जो चीज है रेलेवेंट टुडे वो कब से स्टार्ट हुई है, वो 2020 से स्टार्ट हुई, इससे पहले लिख नहीं रहे थे बच्चे, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग स्पेसिफिकली देना चालू कर दें। ठीक है, तो ये पार्ट का ध्यान रखना गाइस, वापस से मैं एक बता रहा हूँ आप लोगों को, कंक्लूजन से पहले कोशिश करना कंटेम्पररी रेलेवेंस दे दे। जैसे अभी इसके अंदर जो है वो तो डायरेक्टली पूछ लिया, अभी यहाँ पर नहीं पूछा, तो आप कोशिश करो कि कैसे सावित्री बाई फुले कंटेम्पररी रेलेवेंस में जेंडर इक्वलिटी भी आ सकती है। जस्ट कंक्लूजन से पहले 3 से 4 पॉइंट या 3 से 4 लाइन लिख दो, मोर देन इनफ अगर नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप उसकी डिमांड को मीट कर लोगे। ठीक है, तो कई बार हमें पीवाईक्यू से भी पता चल जाता है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है ना, तो इसलिए पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट वर द मेजर टीचिंग ऑफ गुरु नानक। अब देखो गाइस कितने भी बड़े बड़े रिफॉर्मर है, गुरु नानक हो गए, ठीक है, अपने पास महात्मा गांधी हो गए, सावित्री बाई फुले हो गए, इनकी मेजर टीचिंग तो आप लोगों को मतलब एक एक शब्द याद होना चाहिए उनका। ठीक है, तो ये गुरु नानक की पूछ ली, एक्सप्लेन देयर रेलेवेंस इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। आ गया गाइस सिमिलर सेम 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 लाइन के ऊपर चल रहा है, मतलब इतना क्लियर हो गया कि भैया जब भी ग्रेट लीडर के बारे में क्वेश्चन आएगा तो मैं हमेशा कंटेम्पररी रेलेवेंस डाल के आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है भैया, ऐसा मैकेनिकल बनना जरूरी है क्या? बिल्कुल मैकेनिकल नहीं बोलेगे गाइस, इसको बोलेगे होशियार बनना। ठीक है, उसको क्या बोलेगे? होशियार बनना, क्योंकि डिमांड है क्वेश्चन की, है ना, मैकेनिकल मैकेनिकल वाली बातें नहीं हो रही है इसमें, डिमांड है। फिर विच एमिनेंट पर्सनैलिटी हैज इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एथिकल कंडक्ट इन लाइफ। अब गाइस अब इसने आप लोगों को ओपन एंडेड पूछ लिया, मतलब आप महात्मा गांधी का नाम डालो, गुरु नानक का नाम डालो, बुद्धा का नाम डालो, ठीक है, बाकी जो अपन लोग नीचे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाएंगे उन सबका नाम डालो, लेकिन शर्त क्या, उनका आपको एक एक शब्द याद होना चाहिए। ठीक है, उसके जो भी टीचिंग्स है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब भैया आप कह रहे हो कि जो टीचिंग्स है वो याद होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है जो सब हेडिंग है वो आपको बनाने में हेल्प होगी, सब हेडिंग बनाने में हेल्प होगी। तो मतलब वो जब आंसर चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? अच्छा इसने बुद्धा टीचिंग की ये वाली बात कर दी, ये वाली बात कर दी, ये वाली बात कर दी, इधर एक एग्जांपल लिख दिया, रेलेवेंट लग रहा है, इधर एक एग्जांपल लिख दिया, रेलेवेंट लग रहा है, इधर एक एग्जांपल लिख दिया, रेलेवेंट लिख दिया। अब भैया बात यह है कि एग्जांपल कहाँ से लाएंगे गाइस? अगर आप लोगों के पास कंटेंट की थोड़ी सी कमी हो रही है, प्लीज मुझे कांटेक्ट कर लेना। सीएससी विद अस ग्रुप जो है उसमें आपको कंटेंट जो है वो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने कोई टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया, मैंने सोचा कि बच्चों का टाइम खराब ना करके ये सब चीजें जो है वो कर दे। ठीक है, विच एमिनेंट पर्सनैलिटी, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन शर्त यहाँ पर है कि आपको सारे टीचिंग्स या उसके जो फीचर्स हो गए उसको याद होने चाहिए। गिव द जिस्ट ऑफ हिज और टीचिंग गिविंग स्पेसिफिक एग्जांपल। गाइस एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को बोला मोस्ट रेलेवेंट टुडे होगा, सिमिलरली गिविंग स्पेसिफिक एग्जांपल उन्होंने पूछना चालू किया हुआ है। तो आप कोशिश करना जितने भी पॉइंट्स लिखते हो
कम से कम हर पॉइंट में आप एक एग्जाम्पल ना बोल के मैं बोलूँगा एक रेलेवेंट एग्जाम्पल देने की कोशिश करना। सिर्फ एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता गाइस, वो रेलेवेंस या वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी लिख के आ जा रहे हो आप लोग, नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, जो दुनिया बोलती है ना सिर्फ पेपर कंप्लीट करके आ जाओ आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता, सीरियसली बता रहा हूँ, मेंस बहुत लोगों का हो जाता है, कई लोगों का नहीं होता है, यही है। तो स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्क्राइब हाउ यू हैव बीन एबल टू अप्लाई दिस टीचिंग फॉर योर ओन एथिकल डेवलपमेंट। एथिकल डेवलपमेंट गाइस, वापस से एथिकल डेवलपमेंट की बात होगी, बिल्कुल बात होगी। सिलेबस में लिखा हुआ था कि रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशनल, है ना। क्यों है ये? क्योंकि ये हमारा करेगा एथिकल डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये रिफॉर्मर के बारे में, ग्रेट लीडर के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं गाइस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, करप्शन, करप्शन एक नेगेटिव वैल्यू है। ओके गाइस, मैं जानता हूं करप्शन का भी एक अलग पार्ट है, लेकिन ध्यान रखना है कि कैसे उसको वैल्यूज के साथ लिंक किया गया है। करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी गाइस। अगर आप सिर्फ और सिर्फ करप्शन के बारे में लिख के आ जाओगे, जो आप लोग हमेशा लिखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ऑफ करप्शन वाली जो डेफिनेशन लिख के आते हैं, ठीक है, कई बच्चे ये करते हैं, अगर सिर्फ वो लिख के आ गए तो नंबर नहीं मिलने हैं। करप्शन को आपको लिंक करना पड़ेगा कोर वैल्यूज के साथ। जो वैल्यूज आप लोग अभी नीचे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में देखेंगे ना, वो सारी वैल्यूज के साथ लिंक करना पड़ेगा। और जो सब हेडिंग बनाओगे ना आप लोग, वो कोर वैल्यूज लिखनी पड़ेगी कि भाई ये कोर वैल्यू, पहला पॉइंट, ठीक है, कोई कोर वैल्यू लिखोगे, ये कोर वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो रही है, इसके कारण ऐसी चीजें हो रही है। ठीक है, तो वो सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर्स, देखो गाइस वापस से पूछ लिया है सजेशन, वापस से पूछ लिया है वे फॉरवर्ड। तो इतना जरूर ध्यान रखना, जैसे इसमें आप लोगों ने बोला था कि कंटेम्पररी रेलेवेंस लिखना है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला इनोवेटिव मेजर्स लिखने हैं, मेजर्स लिखने हैं कि कैसे और सुधारा जा सकता है, इनमें भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर चलो इसमें तो पूछ लिया, अगर नहीं पूछते तो आपको गाइस लिखना पड़ेगा कि मेजर्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो करप्शन एक वैल्यूज के साथ लिंक कर दिया है उन्होंने। ऑल ह्यूमन बीइंग एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, मतलब भैया हैप्पीनेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका मतलब आप सही कह रहे हो, जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लो। और सवाल क्या आएगा वैल्यूज के ऊपर, आप आराम से देखो क्वेश्चन को। ऑल ह्यूमन बीइंग एस्पायर फॉर द हैप्पीनेस, मतलब इसने एक तरह से हैप्पीनेस के बारे में पूछा। डू यू एग्री? ठीक है, हर कोई जो हैप्पीनेस, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, अब इसने आप ओपन एंड कर दिया कि आपके हिसाब से हैप्पीनेस क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स गाइस। तो हैप्पीनेस का गाइस ध्यान रखना है, यहाँ पर आराम से अपन लोग हैप्पीनेस की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स देते जाएंगे सब हेडिंग्स के अंदर। जो अपन लोग के गांधी जी के जो सीन है आराम से लिंक करेंगे। ठीक है, तो ये जो कला होती है इंटरलिंक करना, ठीक है, वो आपको आएगी प्रैक्टिस करने से। ठीक है, वो आएगी आपको प्रैक्टिस करने से, ना कि सिर्फ जाके टेस्ट दे दो फिर उसके बाद वो चेक करके देगा 5 से 6 दिन, आप उसको एनालिसिस करोगे नहीं, बस रोते रहोगे कि भैया नंबर आए मेरे 90 नंबर, नंबर तो एथिक्स में अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब मैं गया एग्जाम देने तो मेरे तो नंबर सिर्फ 80 आए। ठीक है, क्योंकि अपन लोग एनालिसिस नहीं करते पेपर का। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। कैसे हैप्पीनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, सोशल वैल्यूज आर मोर इंपोर्टेंट देन इकोनॉमी वैल्यू, कैसे कंपैरिजन किया है सोशल वैल्यूज और इकोनॉमी वैल्यूज का। मतलब आपको यहाँ से समझना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज के बारे में समझ के जाओ, इतना काफी नहीं है। वैल्यूज दो प्रकार की होती है, सोशल वैल्यू, इकोनॉमी वैल्यूज। सोशल वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यूज आती है, इकोनॉमी वैल्यूज में कौन कौन सी चीजें आती है, ये भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर करते हैं तो हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, कैसे मिडल ग्राउंड लेके आना चाहिए कि भाई सोशल वैल्यूज भी होनी चाहिए, इकोनॉमी वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है वो एनालिसिस में होती है गाइस। अच्छा भैया, क्या मैं ये चीज जो है, अभी इन्होंने चलो 2015 में ये सवाल पूछ लिया, क्या मैं 2026 के अंदर सोशल वैल्यूज और इकोनॉमी वैल्यूज में डाइवर्सिफाई करके आ सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, आपके नोट्स के ऊपर निर्भर है गाइस, और यहाँ से आप कंटेंट भी उठा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें है गाइस अपनी क्या हो गई है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर में मैंने आप लोगों को बताया कि आपको कंटेम्पररी रेलेवेंस लिखना अनिवार्य है। बाकी एजुकेशन हो या फिर आपकी कोई डिग्रेडिंग वैल्यूज हो, उसमें आपको मेजर्स लिखने ही पड़ेंगे। अगर आप इस वाले टॉपिक के अंदर मेजर्स नहीं लिख के आते हो तो आप गुड़ गोबर करके आ जाओगे 101%। ठीक है, तो यहाँ से तभी मैं कह रहा हूँ गाइस, एक छोटी सी डायरी रखो और आप नोट करते जाओ कि भाई रवि भैया ने कौन कौन सी चीजें अपने को वहां पर जाके लिखने के लिए कहा है।
ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है गाइस। ओके, अब आओ अपन लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। जैसे जेंडर इन इक्वलिटी की बात हो रही थी, अब जेंडर इन इक्वलिटी के ऊपर क्या क्या और क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आप प्रिपेयर कर पाओगे गाइस। जो भी जेंडर इन इक्वलिटी की वैल्यू, आप कोई भी टॉपिक लिखो गाइस, सबके जनरल आंसर होने वाले हैं, इंट्रोडक्शन जनरल होने वाला है, कंक्लूजन जनरल होने वाला है। तो गाइस एआई की मदद लो और चुपचाप इंट्रोडक्शन प्यारा सा सेट करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन गाइस रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर कुछ खाली जगह छोड़ दो कि भाई क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट जो है वो मैं भर दूंगा। क्यों करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि भाई GS4 जो है वो आता है लेंदी, वो आता है लेंदी, वहां पर सोचने का क्या, लिखने का भी समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब जेंडर इनइक्वलिटी के ऊपर और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस, जो भी क्वेश्चन आएगा उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ गाइस। जब भी आप एथिक्स की ये सेकंड यूनिट का प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज सोसाइटी वाला पार्ट, सोशल जस्टिस वाला पार्ट हमेशा अपने साथ रखो, और सिमिलरली गवर्नेंस वाला पार्ट भी अपने साथ रखो। इन तीनों को, इन चारों सब्जेक्ट को हमेशा साथ में पढ़ना। मैं बता रहा हूँ आप इंटरलिंक कर पाओगे। जो टॉपर आते हैं चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भाई पेपर को इंटरलिंक करो, GS1 को GS2 के साथ, GS4 को GS2 के साथ, 1 के साथ इंटरलिंक करो, इसी को इंटरलिंक करना बोलते हैं। वो इंटरलिंक तभी हो पाएगी जब आप उन लोगों को साथ में पढ़ोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस प्लीज इन सब चीजों को जो है वो साथ में पढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। तो जेंडर इनइक्वलिटी की बात करते हो, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सेक्स रेशियो जो है वो कम क्यों हो रहा है। अपन लोग तो डेवलप नेशन की तरफ जा रहे हैं, फिर भी सेक्स रेशियो कम हो रहा है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेक्सुअल हेरेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, वर्क प्लेस इशू के ऊपर आ सकता है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है गाइस, ठीक है। ट्रांसजेंडर रिलेटेड, हमेशा जब भी जेंडर इनइक्वलिटी की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग वुमन वर्सेस मैन लेके आते हैं गाइस। हमें ट्रांसजेंडर का एंगल भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जेंडर जो है एक ब्रॉड टर्म है। ओके गाइस, तो ये चीज का ध्यान रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो जेंडर, ट्रांसजेंडर कोशिश करना आप जेंडर को भी इंक्लूड कर दो, ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर दो। लीडरशिप जो है वो क्यों कम हो रही है, ग्लास सीलिंग क्यों हो रही है, ठीक है। पार्लियामेंट्री में क्यों कम हो रहे हैं लोग, इतना रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, ठीक है। मैटरनिटी लीव की बात होगी, मैटरनिटी लीव के कारण लोगों जो गर्ल्स का है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम है। फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये इशू कैसे हो रहा है। लीगल एथिकली चैलेंजेस क्या है, लीगली क्या क्या चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन पर्सनल लो, डिस्क्रिमिनेटरी पर्सनल लो है, इनहेरिटेंस वाला इशू है गाइस। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। तभी मैं कह रहा हूँ जब भी आप यूनिट 2 पढ़ रहे हो तो प्लीज सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स और गवर्नेंस, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट साथ में लेके बैठो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक ही यूनिट से आपके बहुत सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन जो है कोइंसिडेंट करेंगे पेपर 2 के साथ, पेपर 1 के साथ, ठीक है। डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके ऊपर बिल्कुल आ सकता है गाइस। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पार्लियामेंट्री, इसको मैं पार्लियामेंट ऐसे बनाता हूँ गाइस, पार्लियामेंट्री में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और पंचायती राज में तो सब जानते हैं गाइस, सरपंच पति, ये पॉलिटाइजेशन ऑफ जेंडर की बात करते हैं, सरपंच पति वाली बात। सोशियो इकोनॉमी गाइस, सोशियो इकोनॉमी, ठीक है, सोशियो इकोनॉमी की बात करेंगे, जैसे सोशल नॉर्म्स, जो ओल्ड नॉर्म्स होते हैं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की आप लोग बात कर चुके हैं, डबल बर्डन, हेल्थ, ठीक है। हेल्थ में भी गाइस बहुत ज्यादा इशू है, जेंडर इनइक्वलिटी पाई जाती है। एजुकेशन में दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बातें, ठीक है। तो नेगेटिव वाली बातें करनी है कि क्यों डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम और ह्यूमन वुमेन सुसाइड, ये वाला तो PYQ भी आ चुका है गाइस। और अभी तो वैसे भी मोदी जी जो है वर्क फ्रॉम होम के बारे में बड़ी बातें करते हैं। चाइल्ड मैरिज हो गया, लेक ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप, वही लीगल वाली बातें हो गई गाइस, ठीक है। फिर मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर काफी टॉपिक चल रहा है। स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स की भी बातें करेंगे गाइस। स्पोर्ट्स में स्क्यू डेवलपमेंट देखा जाता है, कोई कोई रीजन के तो काफी इन्वॉल्व है, कुछ कुछ रीजन के नहीं है, ठीक है। तो उनका लो पार्टिसिपेशन कैसे ह्यूमन वैल्यूज के साथ लिंक कर सकता है, कैसे सोसाइटी के साथ, कैसे सोशलाइजेशन के साथ जो है वो लिंक कर सकता है गाइस। अगर आपने ये सारे टॉपिक कर लिए, खुद ने बैठ कर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, फिर आपका ये ह्यूमन वैल्यूज के यूनिट 2 के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया, आप आराम से उसको डील कर लोगे। AI के पास जाओ, उसको बोलो कि भाई ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, आप मेरे को क्या इन सब टॉपिक के ऊपर इसी सिमिलर लाइन के ऊपर क्वेश्चन बना के दे सकते हो क्या, ठीक है। वो बोलेगा हाँ जी, आपको सिर्फ पढ़ने की देरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाएगी। फिर अपन लोग एजुकेशन की बात करेंगे, क्योंकि एजुकेशन एक टॉपिक है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर बोला जा सकता है,
पेपर लीक, आई डोंट थिंक सो पेपर लीक ऐसी कुछ बातें होगी। क्वालिटी एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बोला जाता था, क्योंकि ये एनईपी के कोर थीम भी थे गाइस। गांधी मॉडल के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ये सारे नाम तो गाइस पढ़ के जाने पड़ेंगे, सिर्फ नाम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। इनके फीचर्स भी याद करके जाने पड़ेंगे। इनकी मतलब फीचर्स मतलब वही है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, इनकी क्या बोलते हैं, इनकी स्टडीज क्या क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को याद करके जानी पड़ेगी। क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये सारी चीजों को आप छोड़ के नहीं जा सकते एट एनी कॉस्ट, है ना। लक फैक्टर पे नहीं जाना है भैया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है नहीं आएगा, और मेरा जो लक है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। पहले मेरा लक आता है, उसके बाद जो है वो मोदी जी का लक आता है। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी गाइस, प्लीज पढ़ के जाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, ठीक है गाइस। और एक चीज का ध्यान रखना, जब ये चीजें पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री को भी साथ में लेके पढ़ लेना, क्योंकि वहां पे भी रिफॉर्मर के क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे। एनईपी 2020 में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या पता वापस से आ जाए, ठीक है। रिफॉर्मर की बात करेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद खान आप छोड़ सकते हो जहां तक मुझे लगता है। स्वामी विवेकानंद वेरी इंपॉर्टेंट, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। अब गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कैसे भी जेंडर के साथ लिंक कर सकते हैं, ये कैसे भी कल्चर के साथ लिंक कर सकते हैं। आप लोगों को इनके बारे में एक एक चीज, ठीक है, वो भी अलग अलग सब हेडिंग में पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक पहला पॉइंट जो है वो जेंडर का पढ़ रहे हो, सेकंड पॉइंट जो है कल्चर का पढ़ रहे हो, थर्ड, अरे नहीं भैया, आप उसको करो सेग्रीगेट। अगर खुद ही सेग्रीगेट यहाँ पे ही नहीं कर पाओगे तो वहां एग्जाम में जाके क्या ही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो सेग्रीगेट करके पढ़ो, जैसे कि आप वैल्यूज पढ़ोगे तो आप दो में सेग्रीगेट करो, सोशल में, इकोनॉमी में, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। मतलब जितना भी आप सेग्रीगेट करोगे उतना आपको ही फायदा होने वाला है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, एपीजे कलाम, मदन मोहन मालवीय, आई डोंट थिंक सो, लेकिन मोदी जी है भाई, सरकार है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के बीच में भाई क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो कम हो रही है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ओके। और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ए आई, ठीक है, वो चीज का ध्यान रखना है। अब ह्यूमन वैल्यूज की बात करेंगे, कुछ कुछ गाइस आप लोगों को ह्यूमन वैल्यूज याद करके जानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कैसे ह्यूमन वैल्यूज को करप्शन से लिंक करके अपन लोगों ने ऊपर देख लिया, कैसे ह्यूमन वैल्यूज और हैप्पीनेस की बात हो रही है। पीस, टॉलरेंस, स्टीवर्डशिप, ट्रस्टीशिप, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, करेज, ठीक है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है गाइस। और नेगेटिव वैल्यूज अगर आप लोगों को बनानी है, इसी को उल्टा कर दो, पीस को भाई बोल दो, वॉर वाली बातें कर दो, इनटॉलरेंस वाली बातें कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कंज्यूमरिज्म की बातें कर दो, मेटेरियलिज्म की बातें कर दो, इंटीग्रिटी और ऑनेस्ट में आप डिसऑनेस्टी की बातें कर दो, सिंपैथी, इम्पैथी, इसमें आप एपैथी की बातें कर दो, एपैथी जो होता है उसकी बातें कर दो, ठीक है। करेज में कॉवर्डिस की बात कर दो। वो महात्मा गांधी का जो क्वेश्चन आया था आप लोगों को याद भी होगा गाइस, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी, क्या बोली थी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई वो आदमी करेजियस है जो सॉरी बोलना जानता है, ना कि वो जो लड़ाई करना जानता है, ठीक है। तो करेज, सॉरी बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आई थिंक सारे मर्द जानते होंगे जिसकी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया करेज की बात है। नेगेटिव वैल्यूज में और कुछ याद करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं, हेट्रेड, एंगर, इग्नोरेंस, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन देखो, स्टीवर्डशिप के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, हाँ जी भैया। ट्रस्टीशिप के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, हाँ जी भैया। पीस और टॉलरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया, यस भैया, 101%। इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आया, यस भैया, आया हुआ है। कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी के ऊपर आया, अरे भैया डैम श्योर हूं मैं, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। करेज का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि महात्मा गांधी जी ने बोला सॉरी बोलो, सॉरी सॉरी बोलो, ठीक है। अब सोशल वैल्यूज और इकोनॉमी वैल्यूज गाइस यहीं से आप करो कि कैसे सोशल वैल्यू हो जा रही है, कैसे सोशल वैल्यू हो जाती है, कैसे इकोनॉमी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है अपना हो चुका है सेकेंड यूनिट, ठीक है। आप एक बार ये कर लिए है, मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2024 तक के पेपर का करवाया है। 2025 का पेपर खुद खोलो, एक बार देखो क्या जो रवि भैया ने बताया वही सवाल आए, हाँ जी भैया वही सवाल आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस मैं जारी रखूंगा, आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भैया बनाते जाओ CASE विद अस, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे ग्रुप के जुड़ना है तो प्लीज कांटेक्ट करो 9664186481, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप करो और मैं आपको जो है अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा।
बस टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी गाइस, टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी आपकी चाहिए मुझे मेहनत, ठीक है। जैसे सुभाष चंद्र ने बोला था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा गाइस, वैसे ही मैं कह रहा हूँ तुम मुझे ट्रस्ट दो, तुम मुझे मेहनत दो, मैं तुम्हें फाइनल लिस्ट में नाम दूंगा, ठीक है गाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। जय हिंद।